इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये पहला अधिनियम था जिसने भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1773। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? बम्बई और मद्रास। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? 4 सदस्य। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में कौन से विषय शामिल थे? कलकत्ता में रहने वाले सभी ब्रिटिश नागरिक। बाद में इसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक बढ़ा दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती थी? इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को दूर करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? सम्राट क्राउन।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 1786 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था? 1786 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी? 1786 का अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों के लिए। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? चार्टर अधिनियम 1793। किस चार्टर के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उपप्रधान नियुक्त कर सकता है? चार्टर अधिनियम 1793। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1813। किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813। किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई? चार्टर अधिनियम 1813। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए? चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर अधिनियम 1833। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस चार्टर ने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्ति समाप्त कर दी थी? चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर एक्ट 1833 के किस भाग में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मातृ धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं माना जाएगा? धारा 87। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? चार्टर अधिनियम 1833। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया? चार्टर अधिनियम 1833। इसके तहत 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था।
किस चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में का प्रावधान किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मैकॉले। चार्टर अधिनियम 1853। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? चार्टर अधिनियम 1853। किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? चार्टर अधिनियम 1853। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? चार्टर अधिनियम 1853। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ होने के संबंध में वर्ष 1854 में किस समिति की स्थापना हुई थी? मैकॉले समिति। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? चार्टर अधिनियम 1853। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? चार्टर अधिनियम 1853। किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? चार्टर अधिनियम 1853। भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? 1858। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद का उपबंध किया गया था? 15 सदस्यीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधि प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? वायसराय को। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने किस प्रणाली की शुरुआत की? पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? 6 से 12 तक। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें कौन कौन सी थीं? बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत 1866 और पंजाब 1897। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? 5वें सदस्य के रूप में। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वह अधिनियम कौन सा था जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम द्वारा वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? न्यूनतम 8 और अधिकतम 20। बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? न्यूनतम 20। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष।
केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए क्या अनिवार्य था? वायसराय की पूर्वानुमति। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता था? नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों, वाणिज्य मंडलों आदि के सदस्यों द्वारा। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता था? वायसराय की कार्यकारी परिषद की सलाह पर किया जाता था। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी? वे केवल सलाहकार निकाय थीं। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नर्मदलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता आदि। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मौली मिंटो सुधार, मौली मिंटो रिफॉर्म्स। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? 1909। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 16 से 60। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? कुल सदस्य संख्या 69 हो गई थी। 60 अतिरिक्त सदस्य जोड़ 9 पदेन सदस्य। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला किस अधिनियम ने तैयार की थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थीं? मुस्लिम मतदाताओं द्वारा केवल मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो। भारत सचिव लॉर्ड माले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी? पृथक निर्वाचन मंडल। वह अधिनियम कौन सा था जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? अरुंडेल समिति। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम कौन सा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? भारत सचिव की स्वीकृति। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थीं? 3 श्रेणियां: सामान्य, विशिष्ट और सामुदायिक। विधायक परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909।